हमारे साथ गुलाम सरवर जी हैं। अक्सर आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते होंगे, शाम की हर एक डिबेट में अलग अलग चैनल पर ये नज़र आते हैं बात रखते हुए। शुरुआत इनसे करेंगे उसी सवाल के साथ जो अमूमन हर मुस्लिम समाज का जो तबका है वो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ये टोपी लगाकर दाढ़ी वाले जो लोग हैं वो टेलीविज़न पर क्यों बैठते हैं। इससे जो है देश का माहौल ख़राब होता है, इससे समाज में नफरत फैल रही है। जब आप टेलीविज़न पर जाओगे ही नहीं, किसी डिबेट का हिस्सा बनोगे ही नहीं, तो कोई हमें बदनाम भी नहीं करेगा। इन सारे आरोपों के साथ आज हमारे साथ सरवर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है। और आपको ये भी बता दूं कि जो नीचे लिखा हुआ होता है मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ होता है, किसी नाम के आगे मुस्लिम धर्मगुरु लिखा हुआ होता है, किसी नाम के आगे तंजीम लिखा हुई होती है, लेकिन उन सब को जो है एक ही कैटेगरी में पोने का काम जो है न्यूज़ चैनल करता है। किस तरह से करता है हम आपसे जानना चाहेंगे। सरवर जी, पहला सवाल यही है, तमाम आरोप के बाद, मुस्लिम समाज समुदाय के बाद, तमाम तंजीमों के आरोप के बाद कि आप जो है टेलीविज़न पर ना जाएं, माहौल ख़राब है, उसके बावजूद भी आप बैठते हैं, क्या वजह? नहीं, आपने तमाम तंजीमों का की तरफ से कहा कि आरोप, तमाम तंजीमों के आरोप, तो ये तो गलत चीज़ है। तमाम तंजीमों की तरफ से कोई नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया। और भी हैं छोटी तंजीमें जो इसका विरोध करती हैं, भले ही उन्होंने जारी नहीं किया। नहीं, जो विरोध करती है मैं पहले उसका बात कर लूँ। भारत में हो क्या रहा है कि जब तंजीमें फेल होती हैं तो वो अपने उस नाकामी को छुपाने का एक नया तरीक़ा ढूंढती हैं, यानी कि बली का बकरा ढूंढती हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असदुद्दीन ओवैसी मेंबर हैं, ये आपको पता होगा और मुल्क के लोगों को भी पता होना चाहिए, और कद्दावर मेंबर हैं। इतने पावरफुल मेंबर हैं कि मौलाना जो सलमान नदवी साहब हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ओवैसी साहब ने जबरन निकलवाया। तब जब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मौलाना सलमान नदवी साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि क्यों नहीं मिल बैठकर आपसी सौहार्द से कोर्ट के बाहर हम लोग इसका हल निकाल लें, बस इतना उनका बयान था। और ओवैसी साहब ने बाज़ाफ्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मौलाना सलमान नदवी को पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया। तो ये तो समझ में बात आ गई कि वो पावरफुल मेंबर हैं, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी नहीं है लेकिन पावरफुल मेंबर है। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, कल्वे जब्बाद साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, और इस तरह से दिगर वो तमाम उलमा जो अलग से भी छोटी छोटी तंजीमें चलाते हैं वो बोर्ड के मेंबर हैं। एक बात क्लियर हो गई। बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से एक शख्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता, अल्लाह उनको जन्नत दे, हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी मरहूम हो चुके हैं, इंतकाल हो गया। वो बोर्ड के मेंबर थे और बोर्ड खुद उनको भेजता था, ये पहले समझिए। और टीवी का माहौल सबसे पहले अगर किसी ने बिगाड़ा, यानी गाली गलौज और हाथापाई, आपको शायद होगा, व्यूवर को नहीं याद होगा तो वो क्लिप निकाल लीजिएगा, हमसे ले लीजिएगा। औरतों से हाथापाई, किसी और से नहीं, औरतों को मारना इस्लाम इसकी इजाज़त कहीं नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उनको उस वक्त, अब वो इंतकाल करके मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ बोलूं, लेकिन बोर्ड के मेंबर ने तब कोई बयान नहीं दिया, तब बोर्ड के सदर ने कोई बयान नहीं दिया, सेक्रेटरी ने बयान नहीं दिया, और यहाँ तक के निंदा भी नहीं किया। इसका मतलब क्या बोर्ड उस इस्लाम को मानता है जिसमें औरतों पर हाथ उठाया जाए? ये सवाल पहले नंबर पर रखिएगा। दूसरे जो उलमा जाते थे, सो कॉल्ड मौलाना, ठीक है, वो सब के सब तंजीम चलाते थे और सब के सब इन तंजीमों की चौपलूसी करते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं नज़र टीवी पर आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे उन लोगों की छुट्टी हो रही है, ये भी आप लोग देखते होंगे। वो सब बोर्ड के मेंबर थे, या फिर मेंबर नहीं थे तो बोर्ड में मीटिंगों में अलग से बुलाए जाते थे, ये मैं कह रहा हूँ। एक मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जो ओखला में ही रहते हैं, वो भी बोर्ड के मेंबर शायद हैं या नहीं, लेकिन बोर्ड के मीटिंगों में उन्हें बुलाया जाता था। इस तरह से, और मैं नाम लेके फिर पर्सनल मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आ रहा हूँ, लाइन पर आ रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण मैं बात बोलने जा रहा हूँ। ये आरोप अभी बोर्ड ने लगाया
और आपकी ज़ुबान पर अगर यकीन किया जाए तो मुस्लिम दीगर तंजीमों ने भी लगाया कि टीवी पर जाने से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है और इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। चलिए, आपके इस आरोप को मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन तस्लीम करने से पहले आपको हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हकीकत नहीं जानेंगे, टीवी डिबेट कब शुरू हुआ, सबसे पहले टीवी बना कब, अभी एक बात बताइए, आपने अभी एक सवाल तो सुन लीजिए। आपने कासमी जी का जिक्र किया, उस वक्त के मुकाबले और जो अभी जो माहौल चल रहा है अब कम हो गया है। अब मैं आ रहा हूँ, मौलाना तस्लीम रहमानी जिनका नाम ले रहे हैं, जो विवाद हुआ है, ये भी शायद मेंबर हैं। मैं शायद कर रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ, चूंकि बड़े चेहरे गिने जाते हैं। और एसडीपीआई में इनको विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ा दिया गया। और एसडीपीआई मीन्स पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई मीन्स पीएफआई। बात समझिए, कौन सी तंजीम कह रही है जी टीवी पे नहीं जाना चाहिए? झूठे, पहले समझिए बात को। अब मैं बताना चाहता हूँ डिबेट कब शुरू हुआ, जब तक नहीं समझिएगा तो बीमारी कैसे समझिएगा। टीवी पहले दूरदर्शन हुआ करता था, पहली बार 1997 में या 96 में एनडीटीवी शुरू हुआ। कौन सा टीवी? एनडीटीवी, ठीक है। और 1998 में स्टार न्यूज़ आया और सन 2000 में आज तक आया। डिबेट कब शुरू हुआ? पहली बार। आज मुसलमान मुरीद किस चैनल का है पता आपको? एनडीटीवी का मुरीद है ना, रवीश कुमार का। एनडीटीवी देखना चाहिए। इस मुल्क में डिबेट सबसे पहले शुरू हुआ 4 फरवरी 2001 को, वो एनडीटीवी में हुआ। 4 फरवरी 2001 को पहली बार डिबेट बरखा दत्त ने उसको होस्ट किया और उस डिबेट का नाम था वी द पीपल। अब समझिए, ये एक बात हो गई। और फिर 21 अक्टूबर 2001 को फिर दोबारा डिबेट हुआ और उस का थीम रखा गया द वॉइस ऑफ मुस्लिम। हो गया ना मुस्लिम हिंदू शुरू उसी चैनल पर। फिर एनडीटीवी ने शुरू किया, तो 2001 में ये शुरू हुआ डिबेट। अब सवाल मेरा कि 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, 1919 में जमीयत उलमाए हिंद बनी। तो इससे पहले, आज़ादी से पहले पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा मामला हो जाएगा। 1950 के बाद संविधान जब बन गया भारत में, तब से लेकर और 2001 में पहला डिबेट हुआ है, तब तक भारत में जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, जो कम्युनल टेंशन हुआ, जो राइट्स हुआ, जो लोग मारे गए, पीटे गए, उसका जिम्मेदार कौन? मेरठ दंगा का जिम्मेदार कौन? मलियाना का कौन? हाशिमपुरा का कौन? मुरादाबाद का कौन? फिरोजाबाद का कौन? अलीगढ़ का कौन? रामपुर का कौन? कानपुर का कौन? भागलपुर का कौन? जमशेदपुर टाटा का कौन? बिहार शरीफ नालंदा का कौन? सीतामढ़ी का कौन? ये सारे दंगे जहां हुए हैं, कॉमनल राइट जहां लोग मारे गए उसका नाम बता रहा हूं, जहां नहीं मारे गए उसका नहीं गिना रहा हूं। मुंबई 93 के दंगे का कौन? थाना भिवंडी में 68 के दंगे का जिम्मेदार कौन? जब 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनी तो 50 से 73 तक के बीच में 4 बड़े दंगे सिर्फ देश में हुए थे। 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनते ही दंगे का दौर शुरू होता है और 73 से 83 आते आते देश में 20 हजार मुसलमान मारे गए थे। नेल्ली नाम है आसाम में एक जगह, जहां नरसंहार कर दिया गया मुसलमानों का। 10 हजार मुसलमान मारे गए, आग लगा दिए गए, जिलावतन कर दिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी पहले कबूल करे, फिर फतवा जारी करे। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताए कि नेल्ली में नरसंहार हुआ तो तुम कहां थे, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत किसने बोई और क्यों कम्युनल टेंशन हो गया और क्यों प्यार प्रेम और मोहब्बत खत्म हुआ इस देश से। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड को यह जवाब देना होगा। 1981 में बिहार शरीफ नालंदा में हुआ और 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया। पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था, जवाब दे। 1986 में शिलान्यास हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था, जवाब दे। और 1992 में सत्यानाश हो गया, मस्जिद को दिन के उजाले में शहीद कर दिया गया, पर्सनल लॉ कहां था, जवाब दे। और 87 में भागलपुर दंगा हो गया, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा हो गया। और हाशिमपुरा के बारे में बता दूं कि वो दृश्य भारत में अब तक नहीं हुआ। ट्रकों में भरकर मुसलमानों को लाकर हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनकी वो तमाम चापलूस तंजीमें कहां थी, वो जवाब दे पहले। ठीक है। 2003 के बाद तो कोई दंगा ही नहीं बढ़ा है। गिना दो नाम एक। 2003 के बाद सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। 2000 और दिल्ली दंगे में तो को भी गिन लीजिए। हाँ, दिल्ली को भी गिन लीजिए। नहीं, चलिए दिल्ली को भी गिन लीजिए, 2 हुए। चलिए
2002 में गुजरात हुआ, तब टीवी डिबेट नहीं था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। जो हर दिन हिंसा का माहौल हो रहा है, हर दिन पत्थरबाजी हो रही है, ये नहीं, जहर समाज के बीच में जा रहा है, आप उस तक नहीं जाएंगे। अच्छा, इस देश में और इस्लाम में दोनों जोड़ लेता हूँ, हालांकि मुसलमान बहुत मासूम कौम है इस वक्त भारत का। इस मौलानाओं ने इस्लाम को समझाया नहीं, मुसलमानों ने इस्लाम को समझाया। अरे एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए एक मिनट। मौलाना की हिम्मत ही नहीं होती कि हमको फोन करके बुला के बैठ तो जाए। मैं तो कितने बार चैलेंज किया हूं कि भाई हमको बैठाओ ना एक बार सामने, मैं भी तो तुम्हारे इस्लाम को समझना चाहता हूं कि कौन सा इस्लाम है।